कोरोना एक दुश्मन हजार। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर से मेडिकल टीम पर हमले की घटना हुई है। एक आरोपी ने कोरोना को लेकर सर्वे करने गई टीम पर हमला किया और 3 स्टाफ को जख्मी कर दिया। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच ऐसे हमले ने कई सवाल इस देश में खड़े कर दिए हैं। देखिए, फिर इंदौर शर्मसार हुआ है। फिर मेडिकल टीम पर हमला हुआ है। हमलावर ने सर्वे करने गई टीम को किया टारगेट। विरोध करने पर पड़ोसी पर भी हमलावर का चाकू से हमला। कोरोना संकट के बीच इंदौर के खतरनाक संकट के बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। फिर से एक सिरफिरे ने सर्वे करने गई टीम पर हमला कर दिया। इस बार हमले की वारदात पलासिया इलाके में हुई। विनोबा नगर में एक शख्स ने कई स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया। उनमें आशा कार्यकर्ता, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल थे। जानकारी के मुताबिक हमलावर ने स्वास्थ्य कर्मचारी से मोबाइल भी छीन लिए। और तीनों से मोबाइल लेने लगा और मेरे सामने मोबाइल था तो मेरा पटक दिया उसने। अच्छा, अभी आपकी एफआईआर दर्ज हो गई यहाँ पे? हमले से नाराज मेडिकल स्टाफ ने सर्वे का काम छोड़ दिया और पहुंच गए थाने। उसने हमारे सर्वे टीम के एक टीचर हैं वंदना, उनके ऊपर हमला किया और उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद उस अपराधी ने जाकर जो पड़ोस हैं, पड़ोसियों को चाकू मारा है। कुछ लोगों के घर वगैरह में मतलब तोड़ दिए हैं। और जैसे ही पुलिस को हम लोगों ने सूचित किया तो वो वहाँ से भाग निकला और अभी तक जो है वो पकड़ से बाहर है। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त आरोपी के पड़ोसी ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसने अपने पड़ोसी को भी नहीं छोड़ा। उस पर चाकू से वार कर दिया। हमले में पड़ोसी अशोक यादव के सिर में चोट आई है। वारदात की खबर लगते ही तमाम पुलिस अधिकारी और खुद कलेक्टर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित कर्मचारियों से बातचीत की और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। टीम वहाँ सर्वे कर रही थी जिसमें 3 महिला सदस्य थी। तो जब झगड़ा हो रहा था तो उसे वो अपना मोबाइल से काम कर रही थी। उसे लगा कि मोबाइल से इन्होंने पुलिस को सूचना दे दिया, वीडियो बना लिया है। तो उसने इनका मोबाइल ले लिया और एक का मोबाइल पटक दिया चेक करके। ये घटना तो हम लोग पहुँच गए थे वहाँ। वो घर से भाग गया है, कहीं नहीं की जाए। वैसे डीआईजी के मुताबिक हमलावर का पड़ोसी से विवाद चल रहा था। जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची तो उसे लगा कि उसका पड़ोसी पुलिस को खबर कर रहा है। इसी से नाराज होकर उसने हमला किया। लेकिन मेडिकल टीम पर हमले के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश जारी है। वो सरकारी ड्यूटी पे थी, हमारे आदेश से लगी हुई थी। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कलेक्टर की और पुलिस अधिकारियों की है। इसलिए अभी एडिशनल एसपी साहब भी आ गए थे, उन्होंने भी तहकीकात कर ली है। और जो भी था, भले अज्ञानता में उसने मोबाइल गिराया हो, पर चूंकि हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहा था और बड़े मोटिवेट होकर सब लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं ये लोग, तो उसको अभी तत्काल हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं 353 की कार्रवाई करके। पहले भी इंदौर में मेडिकल टीम पर हमले का मामला सामने आ चुका है। 1 अप्रैल को टाटपट्टी बाखल इलाके में भीड़ ने डॉक्टरों पर हमला बोला था। मेडिकल टीम पर ऐसे तमाम हमलों ने ऐसे कई सवाल खड़े किए हैं। जरूरत है इंदौर में लगातार बढ़ते खतरे को खत्म करने में जुटे तमाम करवीरों को सुरक्षा देने की और हमलावरों को सबक सिखाने की, ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आएं। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, आज तक। और अब बात तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की, जिसकी तलाश अब तक पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन अब उसका ज्यादा वक्त तक बचना नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके करीबी ही अब उसका भेद खोल रहे हैं। बेहद करीबी माने जाने वाले शख्स ने खुलासा किया है कि वो दिल्ली में ही छिपा हुआ है। मौलाना साद का सर्च ऑपरेशन पूरा होने वाला है। अब उसके छिपने की हर कोशिश नाकाम होने वाली है। खबर है कि मरकज से गायब हुआ मौलाना साद अभी भी दिल्ली में ही छिपा है। जी हां, खबर पक्की मानी जा रही है कि मौलाना साद दिल्ली में ही है। तबलीगी जमात के इस अमीर के बचते छिपते लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब वो घड़ी बेहद करीब आ चुकी है जब साद का आमना सामना जांच एजेंसियों से होने वाला है। साद के दिल्ली में होने का खुलासा कोई और नहीं बल्कि खुद उसका करीबी कर रहा है। आज तक से खास बातचीत में उस करीबी ने जमात के प्रमुख का राज खोला है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने मौलाना साद के करीबी मौलाना मुफ्ती शहजाद से फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत की।
सुनिए दिल्ली में मौलाना साद के ठिकाने को लेकर मुफ्ती शहजाद ने क्या बताया। मौलाना साहब से आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? मौलाना से तो मेरी उनके फोन पे तो कभी बात नहीं होती, उनके बेटों से बात हुई थी, क्या बोला उन्होंने? सईद से। तो अभी कहाँ है मौलाना साहब? जाकिर नगर में ही है ना? इतना पता है मुझे दिल्ली में, मुझे अभी ये भी नहीं पता कहाँ पर है। मतलब दिल्ली में है, ये जानकारी है? हाँ, कहाँ है मुझे नहीं पता। अच्छा, और जहाँ अभी आप क्वारंटाइन में हैं, मरकज के कितने लोग हैं? यहाँ तो सब मरकज से आए हुए हैं, 160 लोग हैं करीब। तो आखिर दिल्ली के किस कोने में मौजूद है मौलाना साद? कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जाकिर नगर में हो सकता है। दरअसल ये वो इलाका है जहां मरकज से निकलने के बाद साद पहुंचा था और खुद को क्वारंटीन किया हुआ था। सूत्रों के मुताबिक मरकज का मुखिया एक प्राइवेट डॉक्टर के संपर्क में था, उसी से उसने कोरोना की जांच कराई और बताया कि वो निगेटिव है। राहत भरी खबर पाकर मौलाना साद ने जाकिर नगर में ही अपना पता बदल लिया। एक जगह पर था जाकिर नगर में, उसके बाद वो अब दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया है और जाहिर तौर पर ऐसे में इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है यानी क्राइम ब्रांच है उसको तमाम जानकारियां जो है उसके पास है कि कहां पर है, क्योंकि वो पूरा इलाका ही एक तरह से कहा जाए हॉटस्पॉट है। तो ऐसे में अभी फिलहाल पुलिस जो है आसपास घेराबंदी बनाए हुआ है, लेकिन जांच जो है एक तरह से 2 बार नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब जो है पुलिस को नहीं मिला है मौलाना साद की तरफ से। तो ऐसे में अब उसके ऊपर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। उसके कई जो जानकार है उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है। मौलाना साद के लोकेशन की जानकारी देने वाले मुफ्ती शहजाद ने आज तक से बातचीत में कई अहम जानकारियां दी हैं। पुलिस ने साद समेत जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें से एक है शहजाद। पुलिस ने उससे भी मरकज के जलसे को लेकर पूछताछ की है। हाँ, तो आपसे क्राइम ब्रांच ने और क्या क्या पूछताछ की जो आए थे साहब टर्की साहब? तो सारी मालूमात कर रहे थे, मेरे बारे में पूछा, मेरे घर वालों के बारे में, कितने हैं, कहाँ रहते हो, कब से मरकज आ रहे हो। मरकज कब से आप आ रहे हैं? मरकज तो हमारे यहाँ जुमेरात को तो जैसे हमेशा जाते ही हैं, सालों से आ रहे हैं। बस ये सब मालूमात ली थी। 17 दिनों से मौलाना साद का इंतजार कर रही है दिल्ली पुलिस, लेकिन अब तक वो सामने नहीं आया है। अब तो ईडी और आयकर विभाग ने भी शिकंजा कस दिया है। अनुज मिश्रा और चिराग कोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। कोरोना संकट की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन इस सख्ती के बीच लापरवाही के कई मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस के पहरे के बीच मजदूरों से खचाखच भरा एक ट्रक महाराष्ट्र से यूपी पहुंच गया और कर्नाटक में एक मंत्री जी की मुफ्त राशन के प्रचार की लालसा में भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस वालों ने जब इस ट्रक को चेकिंग के लिए रोका तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तस्वीर सामने आने वाली है। पूरी तरह से बंद ट्रक के अंदर एक एक कर मजदूर निकलने लगे। ये गिनती एक एक कर 53 तक पहुंच गई। पता चला कि ये सारे लोग महाराष्ट्र के पुणे से चले आ रहे हैं। ट्रक पूरी तरह पैक था और आगे शीशे पर लिखा था अति आवश्यक सेवा। ड्राइवर, कंडक्टर समेत 55 लोगों को वहीं पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज हुआ और सबको क्वारंटीन में भेज दिया गया। वहाँ से राशन नहीं मिला था, खाने का व्यवस्था नहीं था। जो महाराष्ट्र वाले उनको मिल रहा था, हमको नहीं मिल रहा था। जो हमारे कंपनी वाले थे वो बोलते थे मैं आ रहा हूँ, फोन करने के बाद कोई नहीं। 4 दिन भूखे थे और जो सामान 10 में मिलता था वो लगे 20 में मिलने चालू हो गया। वहाँ पे हम लोग किसी तरह, मेरे गांव का एक पहचान वाला था गाड़ी वाला, मैं उसको बोला भाई हाथ पाँव जोड़े हम लोग, चलो बाद में काम करेंगे, तुम्हारा मैं कर्जा चुका दूंगा जो भी रहेगा डीजल पानी का, मेरे को छोड़ दो मेरे गाँव। मजदूरों का कहना है कि पुणे में स्थानीय लोगों को राशन मिल रहा था, लेकिन उन्हें खाने पीने की दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने घर लौटने का ये जुगाड़ लगाया। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, कर्नाटक के बेल्लारी में लॉकडाउन के बीच हजारों लोग जुट गए। राज्य के ही एक मंत्री आनंद सिंह ने इश्तेहार लगवाया था कि लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। बस फिर क्या था, तय जगह पर तय समय पर लोग जमा हो गए। पुलिस के लिए हालात पर काबू पाना मुश्किल था। जिस मैदान में राशन बांटा जाना था उसका गेट खुलते ही लोग एक साथ दौड़ पड़े। फिर किसी तरह लाइन तो लगाई गई, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहा। क्या लॉकडाउन के बीच घर घर जाकर ये राशन नहीं पहुंचाया जा सकता था?
क्या बिना पोस्टर बैनर लगाए, बिना किसी प्रचार के लोगों को खाना नहीं दिया जा सकता था? कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी के साथ नागार्जुन, बेल्लारी, आज तक। इधर लापरवाही की खबरों के बीच कोटा के अलग अलग कोचिंग में पढ़ने वाले यूपी के छात्र राहत की सांस ले रहे हैं। यूपी सरकार की बसें उन्हें लेकर अलग अलग शहरों में पहुंच रही हैं। राजस्थान सरकार ने भी 15 बसों का इंतजाम किया है। बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, जिनको भी यहाँ जाना है, आपको जो वेटिंग की जगह बताई है, मेल्स और फीमेल्स के अलग अलग, वहाँ बैठ करके। एजुकेशन हब के रूप में मशहूर हो चुके कोटा से छात्रों को निकालने का यह अभियान चल रहा है। तो प्लीज कैरी ऑन, जैसे हमारे पास सूचना आएगी हम आपको सूचित करेंगे। बसों की घोषणा हो रही है। बाराबंकी, फैजाबाद, अयोध्या, अमेठी, छात्रों का इंतजार हो रहा है। गोरखपुर, देवरिया। जो जिस शहर जाना चाहता है वो अपने शहर की बसों की घोषणा सुनना चाहता है और तमाम मुश्किलों के बीच अपने घर पहुंच जाना चाहता है। वहाँ पे यहाँ पे कैसे, यहाँ पे हॉस्टल में रहना रिस्क है, यहाँ पे वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब किस तरह की क्या परेशानी आ रही है? खाने की प्रॉब्लम। ये बोल रहे हैं कि अभी शाम को पता कीजिए बस के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, कोई मैसेज भी नहीं आ रहा है, तो हम पैनिक भी नहीं हो रहे हैं, पर हमें चिंता हो रही है कि हम घर कब जाएंगे। कोरोना के संक्रमण काल में मेडिकल इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ये छात्र लॉकडाउन काल से ही कोटा में फंसे हैं। आने जाने का साधन बंद था, मुश्किलें बढ़ गई थी, लेकिन यूपी के इन छात्रों के लिए योगी सरकार का फैसला संबल बनकर आया। यहाँ पे हम लोग 2-3 हफ्ते से फंसे हुए हैं, तो ये सरकार का एक बहुत अहम फैसला है। अच्छा लग रहा है, मतलब कि वो थोड़ा हमारे लिए कॉशियस है कि वो अपने बच्चों के लिए, मतलब कि अपने स्टेट के रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे और स्टेट के बच्चों, जैसे बिहार वगैरह में जैसे बच्चे गए वहाँ पर मना भी कर दी बच्चों से, कितने बॉर्डर पर रोक दिया, तो वही कितने थोड़ा अच्छा तो लग ही रहा है। यूपी सरकार ने राज्य के छात्रों को लाने के लिए 200 बसें भेजी हैं। उनमें से 100 बसें तो बीती रात ही 3000 छात्रों को लेकर रवाना हो गई। उनकी स्क्रीनिंग की गई, फिर वहां से आगे के लिए दूसरी बसों से रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि हजारों छात्र कोटा में अभी भी इंतजार कर रहे हैं। एक एक कर बसें भेजी जा रही हैं। राजस्थान सरकार बच्चों को इसलिए भेज रही है क्योंकि केंद्र सरकार की परमिशन के बाद यूपी सरकार ने यहाँ पर बच्चों को लेने के लिए आए, और बच्चों को जब वो लेकर आए तो बच्चे परेशान थे, लगातार पैनिक हो रहा था। उनकी सब व्यवस्था हमने की, खाने की, ठहरने की, सोशल डिस्टेंसिंग की।